आज हम काल, गुलिक आदि अप्रकाशित उपग्रहों का संपूर्ण परिचय लेंगे। इन्हें किस प्रकार साधन किया जाता है, अर्थात उनकी गणना किस प्रकार की जाती है और ये संख्या में कितने होते हैं, कितनी प्रकार के होते हैं। इसके अलावा जन्म कुंडली में इन उपग्रहों का क्या शुभ या अशुभ प्रभाव होता है, ये सब जानेंगे। राम राम साथियों, कैसे हैं आप? मेरा नाम वीना कपिल है। ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम अप्रकाशित ग्रहों के विषय में जानकारी लेने वाले हैं। सारावली पुस्तक, जातक पारिजात, उत्तर कालामृत, बृहद पाराशर होरा शास्त्र तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर आपसे उपग्रह और अप्रकाशित ग्रहों की जानकारी आज साझा करने जा रही हूँ। होरा शास्त्र में 9 उपग्रह बताए गए हैं। मंत्रेश्वर ने जिन्हें उपग्रह कहा है, पाराशर ऋषि ने उन्हें ही अप्रकाश ग्रहों की संज्ञा प्रदान की है। जे छाया ग्रह वास्तव में गणितीय बिंदु हैं, जिनका उपयोग ज्योतिषीय मूल्यांकन के लिए किया जाता है। जिस तरह राहु और केतु सूर्य चंद्रमा की कक्षाओं के संवेदनशील बिंदु हैं, ठीक उसी तरह राशि चक्र में कुछ अन्य बिंदु भी हैं जिन्हें अप्रकाशित ग्रह या उपग्रह कहा जाता है। ये कोई सामान्य भौतिक उपग्रह नहीं है। ये ऐसे उपग्रह नहीं हैं जो किसी ग्रह की परिक्रमा करते होंगे। ये तो केवल क्रांति वृत्त पर खगोलीय बिंदु मात्र है। इनका कोई भौतिक शरीर नहीं होता। फिर भी ये छायाग्रह भौतिक फल या घटनाओं के परिणाम को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। जिस प्रकार आम बोलचाल की भाषा में संतान को व्यक्ति का अंश कहा जाता है, ठीक उसी तरह इन्हें भी सूर्य की संतान या सूर्य का अंश कहा जाता है। सूर्य का एक अन्य नाम अर्क है। इसलिए इन 5 छाया ग्रहों में उत्पन्न होने वाले दोष को अर्क दोष भी कहते हैं। साथियों, उपग्रह एक सामान्य शब्द है जिसका उपयोग 2 अलग और विभिन्न गणनाओं के लिए किया जाता है। एक ग्रुप ऐसा है जिसे अप्रकाश या अनप्रकाश कहा जाता है। उसकी गणना सूर्य की डिग्री से की जाती है, और जो दूसरा ग्रुप है उसे आमतौर पर उपग्रह या कालबेला कहा जाता है, जिसकी गणना दैनिक आकाश की अवधि अर्थात सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक के कुल समय अर्थात दिन मान के घंटों, मिनट, सेकंड के, इसी तरह रात्रि आकाश की जो अवधि है अर्थात सूर्य अस्त से लेकर दूसरे दिन सूर्य उदय तक के रात्रिमान के कुल समय को 8 भागों में विभाजित किया जाता है। पाराशर ऋषि, ब्रह्ममिहिर जैसे जो क्लासिक लेखक हैं, और उनके बाद वेंकटेश शर्मा, सर्वार्थ चिंतामणि के लेखक, ये सभी उपग्रहों को विभिन्न तरीकों से वर्गीकृत करते हैं। विशेष तौर पर मांदी या गुलिक पर सबकी राय एक जैसी नहीं है। जो दर्शक इतनी गणनाएं नहीं करना चाहते और आसान रास्ता चाहते हैं, वे जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड कर लें। यदि मोबाइल पर ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप एस्ट्रोसेज ऐप को डाउनलोड करने के बाद उसके विविध नाम का जो भाग है उसमें जाएं। वहां पर आपको ये गणनाएं गणित की हुई मिल जाएंगी। वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए मैं आपको 2 वीडियो में गणित करना और फलित करना बताऊंगी। महर्षि पराशर हमें ग्रहों की प्रकृति और स्वरूप से संबंधित अध्याय में अप्रकाशित और उपग्रह से परिचित कराते हैं तथा इनका ग्रहों के बराबर ही वो प्रभाव भी मानते हैं। इन्हें गणना के आधार पर हम 2 ग्रुपों में बांट सकते हैं। पहले समूह में धूम आदि तथा दूसरे समूह में गुलिक आदि आएंगे। धूम आदि समूह में धूम, व्यतिपात, परित, इंद्रचाप, ध्वज आदि ये 5 उपग्रह आते हैं, और उनकी गणना बृहद पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार सूर्य की स्थिति से की जाती है। इस समूह में धूम के धुएं में मृत्यु का राज छिपा हुआ है, तो व्यतिपात की छाया अचानक टूट पड़ने वाले दुखों के पहाड़ के रूप में संकेत करती है। परिधि मानव जीवन में तमस भरे
आलस्य को उजागर करती है। यदि कोई व्यक्ति दशम भाव में इनकी छाया में उत्पन्न है तो वो जीवन में फिर कोई कार्य नहीं कर पाता। इसके विपरीत जो इंद्रचाप है वो जीवन में सुख सुविधाओं तो देता है, लेकिन सुख सुविधा की वजह से अशांति के भेद भी खोलता है। उपकेतु विफलता के कारण असमय मन की विरक्ति की ओर संकेत करता है। उपकेतु केतु के नकारात्मक प्रभाव को दिखाता है। केतु का जिस तरह ये गुण धर्म है कि वह हमें चीजों से काटता है, विरक्त करता है, दूर करता है, क्योंकि उपकेतु भी तो केतु की ही छाया है। तो इसके प्रभाव के अंतर्गत भी जब व्यक्ति सफल नहीं होता तो मन में खिन्नता उत्पन्न होती है, सब चीजें छोड़ देने की पीड़ा उत्पन्न होती है और फिर चीजों से विरक्ति पैदा होती है। ये सभी उपग्रह जातक की जन्म कुंडली में मंगल, राहु, चंद्र, शुक्र और केतु के विपरीत प्रभाव को अर्थात इनके अंधेरे पक्ष को दिखाते हैं। जब हम इन्हें काल बेला के रूप में गणित करते हैं अर्थात दिनमान और रात्रिमान के आधार पर समय के 8 भाग बनाकर इनको साधन करते हैं, तब उनके नाम मुख्य 9 ग्रहों के समानांतर ही लिखे जाते हैं। और जब हम इन्हें सूर्य की गति के आधार पर साधन करते हैं अर्थात सूर्य के देशांतर के आधार पर लिखते हैं, तब इनके 5 नाम आते हैं। ये 5 नाम इस प्रकार हैं: धूम, व्यतिपात, परिवेश, इंद्रचाप तथा ध्वज। सूर्य स्पष्ट में यदि 4 राशि और 13 अंश तथा 20 कला जोड़ दें तो हमें धूम प्राप्त होगा। इस प्राप्त हुए धूम में अर्थात जो धूम स्पष्ट है उसे 12 राशियों में से घटा दिया जाए, कम कर दिया जाए तो व्यतिपात हमें प्राप्त होगा। और व्यतिपात में यदि 6 राशियां जोड़ दें तो फिर परिवेश प्राप्त हो जाएगा। परिवेश स्पष्ट से हम फिर 12 राशियां कम करेंगे तो इंद्रचाप स्पष्ट हो जाएगा। अब इंद्रचाप में 16 अंश और 40 कला अगर जोड़ें तो ध्वज स्पष्ट होगा। ध्वज स्पष्ट में यदि 1 राशि और जोड़ दें तो शुरू में जो सूर्य स्पष्ट था हमारे पास फिर वही आ जाए। हम अप्रकाश ग्रहों की इस स्थिति को निम्न चार्ट से भी जान सकते हैं। चार्ट स्क्रीन पर दिया जा रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। इस चार्ट में आप धूम को इंद्रचाप से 180 डिग्री पर तथा व्यतिपात को परिवेश से 180 डिग्री पर पाएंगे। ये सभी अप्रकाश उपग्रह हमेशा सूर्य से एक निश्चित दूरी पर रहते हैं। साथियों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे विश्वास है कि ये वीडियो ज्योतिष सीखने की राह में एक मील पत्थर साबित होगी। कृपया आप इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी करें और यदि कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आपकी तरफ से कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में दे दें। धूम और परिवेश बहुत अशुभ होते हैं और कुंडली में महान दोष पैदा करते हैं, किंतु इनसे कम इंद्रचाप तथा व्यतिपात के दोष हैं, क्योंकि धूम तथा परिवेश के मुकाबले ये उपग्रह कुछ कम दोष पैदा करते हैं, जबकि उपकेतु केवल अशुभ है लेकिन ये किसी भी प्रकार का दोष उत्पन्न नहीं करता है। ये अप्रकाशित ग्रह जन्म कुंडली के लगन से, सूर्य लगन से या चंद्र लगन से संबंधित होने पर कुंडली में दोष उत्पन्न करते हैं। सूर्य लगन का अर्थ है आपकी कुंडली में जिस भी भाव में सूर्य है, यदि वहां इन अप्रकाशित छाया ग्रहों की युति है, जहां पर आपका चंद्रमा है वहां इनकी युति है, या आपके लगन में ही इनकी युति है, तो ये दोष उत्पन्न करेंगे। अप्रकाशित ग्रह लगन से युक्त होने पर बुद्धि का नाश करता है। जब अप्रकाशित ग्रह चंद्रमा से मिल जाता है तो ये हमारी उम्र को कम करता है। जब अप्रकाशित ग्रह सूर्य से मिल जाता है तो परिवार और धन का नाश करता है। इन 5 छाया ग्रहों का ये समूह व्यक्ति के भाग्य और कर्म को प्रभावित करता है। सूर्य से युक्त होने पर परिवार, धन और वंश का नाश करते हैं। चंद्र से युक्त होने पर आयु तथा विद्या का नाश करते हैं और लगन से युक्त होने पर बुद्धि का नाश करते हैं। इस प्रकार वंश, आयु, विद्या, बुद्धि का नाश करते हैं। जबकि गुलिक इत्यादि
जो दूसरा समूह है वह व्यक्ति के स्वास्थ्य का नाश करता है, बीमारियां लगाता है, असाध्य रोग देता है, कभी कभी तो इतनी लंबी बीमारियां देता है कि कई बार तो इन बीमारियों के चलते व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। सारांश में अभी तक हमने जाना कि अप्रकाश ग्रह जहां भी स्थित होते हैं वे उस भाव या ग्रह के महत्व को नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ ये समझना चाहिए कि ये अप्रकाश ग्रह केवल तभी प्रभावी होते हैं जब वे कुछ ग्रहों के साथ युति करते हैं। जब ये केवल एक भाव में स्थित हैं और वहां पर कोई ग्रह नहीं है, किसी ग्रह के साथ ये युति नहीं कर रहे, वे तब तक कोई दोष उत्पन्न भी नहीं करेंगे जब तक कि घर पाप ग्रहों की दृष्टि से गंभीर रूप से पीड़ित ना हो। जब ये उस भाव के कारक के साथ किसी भाव में होते हैं तो वे उस भाव को फिर बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरी ओर जब वे किसी भाव में होते हैं लेकिन वह भाव यदि अपने स्वामी की दृष्टि से अच्छी तरह से मजबूत होता है तब फिर उस स्थिति में वे किसी भी प्रकार का दोष उत्पन्न नहीं कर पाते। बृहत पाराशर होरा शास्त्र धूम आदि धूम परिद इंद्रचाप व्यतिपात उपकेतु उपग्रहों का प्रभाव लगन सूर्य चंद्र पर होता है। ये जातक के भाग्य बुद्धि तथा आयु का नाश करते हैं। कर्म क्षेत्र अर्थात दशम भाव में परिध हो तो जातक समय पर कोई काम ही नहीं कर पाता। गुलिक आदि समूह जिसमें गुलिक काल अर्ध प्रहर जमघट इत्यादि आते हैं, ये उपग्रहों का लगन सूर्य चंद्र पर यदि प्रभाव है तो फिर ये घातक बीमारियां देते हैं, असाध्य रोग देते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु तुल्य कष्ट भी देते हैं। यदि जातक की आयु मृत्यु खंड में आ गई है तो अपनी राशियों की दशा में ये उपग्रह मृत्यु के समय के विषय में बता देते हैं। अर्थात जब ये उपग्रह जिन राशियों में होते हैं उन राशि स्वामियों की दशा महादशा आती है तो इनकी स्थिति के अनुसार मृत्यु का समय भी जाना जा सकता है। सर्वार्थ चिंतामणि के अनुसार गुलिक और मांदी का अस्तित्व अलग अलग है। सूर्य के दो पुत्र हैं, यम और शनि। मांदी को जम का पुत्र माना जाता है। जम क्योंकि प्राणों को हरने वाले हैं तो मांदी को जम का पुत्र अर्थात प्राण हरने वाला या महापापी कहा जाता है। और गुलिक को शनि का पुत्र कहते हैं। शनि भी विपत्तियां और अत्यंत पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं, तो गुलिक को शनि पुत्र कष्टदायक कहा गया है। ये दोनों रहस्य में अप्रकाशीय उपग्रह जातक के तीसरे, छठे, 10वें और एकादश भावों में शांत रहते हैं तथा मृत्यु लोक पर नव ग्रहों की सत्ता में रहते हुए अपना खेल खामोशी से खेलते हैं। परंतु शेष जो बाकी के 8 भाव बचे उनमें दशा के अनुसार जातक के जीवन में उत्पात मचाते रहते हैं। ये बात सर्वार्थ चिंतामणि में कही गई है। जमघट के साथ यदि इनकी युति होती है तब ये शुभ फल देते हैं क्योंकि यमघंट जो है वो बृहस्पति का छाया ग्रह है और बृहस्पति एक शुभ ग्रह है। इसी प्रकार जब जमघंट किसी भाव में हो तो उसके फिर परिणाम कुछ अच्छे मिल जाते हैं। अर्ध प्रहर शुभ वर्ग में हो तो शुभ और अशुभ वर्ग में हो तो अशुभ होता है। अर्ध प्रहर क्योंकि बुध की छाया है तो बुध के जैसा ही इसका व्यवहार भी है। अष्टक वर्ग में यदि अधिक बिंदु वाले भाग में अर्ध प्रहर हो तो फिर ये अच्छे परिणाम देगा। शेष अन्य उपग्रह अशुभ परिणाम देते हैं। शुभ अशुभ परिणाम में ये जिस भाव में स्थित होते हैं उस भाव के स्वामी की दशा में भाव स्वामी के बल के अनुसार इनका शुभ फल या अशुभ फल मिलता है। गुलिक केंद्र में या त्रिकोण में सब राशि का हो जाए या उच्च राशि का हो जाए या मित्र राशि का हो तो जातक आकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है, लोकप्रिय होता है और प्रसिद्ध होता है, राजयोग के आनंद का लाभ लेता है और एक प्रभावशाली शासक होता है, एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होता है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की जानकारी कल की वीडियो में
आपने वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलती हूँ, तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। ओम नमः शिवाय।